नमस्ते बच्चों, मैं अंशिका आपकी AIHC एंड आर्कियोलॉजी की मेंटोर स्वागत करती हूं आपका मालवीय एकेडमी के COET PG ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करेंगे अपने सिलेबस का डिस्कशन जो कि है AIHC एंड आर्कियोलॉजी पर। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे NTA COET PG 2025 में जो पैटर्न रहने वाला है, जो सिलेबस रहने वाला है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। इन सब चीज़ों को जान ले तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और साइट पे जाके उसे पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं और हमारे भरोसे रहते हैं। तो हमें पता है कि आप हमारे भरोसे हैं, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आइए देखते हैं। तो NTA COET PG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मार्च 2025 के पहले। ये आपको जो है साइट पर, जो NTA की साइट है उस पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि ये एक एजम्पशन वाला मैंने टाइम आपको दे दिया है, क्योंकि हर साल ऐसे ही समय पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का साइट पे ओपन हो जाता है आइकन। तो आइए आगे देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल कैटेगरी, जिसकी फीस रहने वाली है 1200। और इसके बाद आता है जनरल EWS एंड OBC, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाला है 1000 SC ST थर्ड जेंडर, जिसकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 900 एंड PWD फिजिकली चैलेंज्ड, जिसकी फीस रहने वाली है 800 रुपये 800। तो ये आपको की जानकारी में मुझे लगा कि डाल देना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो देखिए, कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, पर यहाँ पे NTA जो एलिजिबिलिटी मांगता है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं प्रेफर करती हैं कि जिस बच्चे का ग्रेजुएशन जिस डोमेन में हो उसका मास्टर्स भी उसी डोमेन में हो। जैसे BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका प्रेफरेंस यही है, उनका क्राइटेरिया यही है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी अनदर सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, और ये है क्राइटेरिया। तो आगे देखते हैं। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 2023 तक क्या होता था कि NTA ने जो पैटर्न बनाया था एग्जाम का, उसमें जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चंस रहते थे, 100 क्वेश्चंस रहते थे, जिसमें 25 क्वेश्चंस जो रहते थे वो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए होते थे, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, GSG के ऐसे पोर्शन रहता था जिसमें लैंग्वेज भी रहती थी। फिर 2024 से NTA ने वो 25 मार्क्स के क्वेश्चन हटा दिए और केवल 75 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके डिसिप्लिन बेस्ड होते हैं, जिसका आपने फॉर्म भरा होता है उस पर बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए। तो 75 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो टोटल 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपको मैं इस लायक बना दूंगी कि आप सभी क्वेश्चन करके आए, और कोशिश करें कि आप सब क्वेश्चन करें, पर अगर जो नहीं आ रहा है, जिसका आइडिया नहीं है, उसको मैं चाहूँगी कि आप छोड़ दें, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने या तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और द क्वेश्चन विल बी बाइलैंग्वेज, जो क्वेश्चन होगा वो आपको दोनों भाषाओं में प्राप्त होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज, अपनी पसंद की लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, या जिसमें आप प्रेफर करते हैं, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तो बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे 45 मिनट की होती है। 1 आवर्स 45 मिनट्स का एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है। और जो मोड रहता है एग्ज़ाम का, कंप्यूटर बेस्ड रहता है। CBT मोड पे आपको एग्ज़ाम देना है। हालांकि मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको पता है, फिर भी मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025,
तो ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए 225 to 240 ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ओबीसी के लिए 220 to 230 ये कट ऑफ जा सकता है। एससी के लिए शेड्यूल कास्ट 210 एंड 248 210 से 248 के बीच में जो है एससी कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है, और एसटी कैटेगरी के लिए 198 से 210 के बीच कट ऑफ होने की संभावनाएं हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो भी कट ऑफ आएगा इसके इर्द गिर्द ही रहने वाला है। तो आप अच्छे से मेहनत करें ताकि आप कट ऑफ को पार करें, कट ऑफ में रहें और अपना मन चाहा कॉलेज लें। अब आ जाते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे मुझे पढ़ाना है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पेपर कोड मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जो AIHC वाले बच्चे हैं वो गलती से हिस्ट्री वाला कोड डाल देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको यही पेपर कोड जो है डालना है, HUQP01। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पढ़ना है और अवेयरनेस ज़रूरी है। और आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस पे। उसके पहले NTA ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट से, आपके डोमेन से। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, एक ही विषय से रहने वाले हैं जिसका आपने फॉर्म डाला हुआ है, जिसको आपको पढ़ना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। द क्वेश्चन विल बी बाइलैंग्वेज, क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश में प्राप्त होंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना लैंग्वेज, अपनी भाषा चूज कर सकते हैं। अब आइए सिलेबस डिस्कशन पे। तो पहला सिलेबस में जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया 600 BC टू 1200 AD। तो इसके अंतर्गत हालांकि ये टॉपिक जो है मुझे नहीं पढ़ाना है, ये आपको सर पढ़ाएंगे, फिर भी सिलेबस के अंतर्गत है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू 1200 AD, इसके अंतर्गत आपको महाजनपद पढ़ने हैं, मौर्यन डायनेस्टी पढ़नी है, और इसके अंतर्गत जैनिज्म बौद्धिज्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी काल में चल रहा था। और इसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 AD टू 300 AD, इसके अंतर्गत आपको जो है प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग है उसको पढ़ना है। स्वर्ण युग किसे कहते हैं आपको पता होगा, गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ना होगा मेजर में। और गुप्ता डायनेस्टी में भी आपको समुद्रगुप्त को मुख्य रूप से पढ़ना होगा। और इसके अलावा भी जो राजवंश उस समय पे चल रहे थे, हालांकि यहाँ पे कोई एक ये नहीं दिया हुआ है कि आपको नॉर्थ के डायनेस्टीज को पढ़ना है या साउथ के डायनेस्टीज को पढ़ना है। तो इस टाइम पीरियड में और भी जो डायनेस्टीज चल रही थी, चाहे डेक्कन में हो चाहे ईस्ट में हो, वो आपको पढ़ना है। और इसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसके अंतर्गत जो राजवंश आ जाते हैं हमारे, चाहे प्रतिहार हो, गुर्जर हो, चौहान हो, चंदेल हो, इन सबको हम जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जो है कवर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये भी जो है इसी समय पर जो साउथ में जो डायनेस्टीज चल रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजरली आपको राष्ट्रकूट को पढ़ना है, चालुक्य, चोल इत्यादि को भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है एंशिएंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, प्राचीन भारत में सामाजिक और आर्थिक दशा, परिस्थिति या जीवन जो आप कह ले, उसको हमें इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करना है। तो पहले जान लेते हैं सोशल लाइफ के बारे में।
हमें सोशल लाइफ के बारे में जानना है। तो सोशल लाइफ में हमें क्या पढ़ना है? वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़नी है, आश्रम व्यवस्था पढ़नी है, जाति व्यवस्था पढ़नी है, इत्यादि को हमें सोशल लाइफ के अंतर्गत कवर करना है, जिसमें हमें सारे संस्कारों के बारे में, विवाह के बारे में, नारियों की दशा के बारे में, इत्यादि के बारे में हमें पढ़ना है कि उनका रहन सहन कैसा था, किस प्रकार का जीवन था। उसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में हमें क्या कवर करना है? उनका आर्थिक जीवन कैसा था, कृषि, पशुपालन, उसके बाद फिर व्यापार किस प्रकार से वो करते थे, उनकी आय का साधन क्या था, इस पे हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक लाइफ के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। मेरा पसंदीदा टॉपिक, पता नहीं आपको कठिन क्यों लगता है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपका एक भी प्रश्न जो है इससे नहीं छूटने वाला है। देखते हैं, रिलीजियन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, वैदिक एंड प्योर रिलीजियंस, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। जैसा कि पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें हमें पढ़ना है रिलीजियन एंड फिलॉसफी इन एंशिएंट इंडिया। इसके अंतर्गत हमें वैदिक रिलीजन भी पढ़ना होगा, हमें वैदिक कालीन भारत, उत्तर वैदिक कालीन भारत, फिर जैनिज्म, बौद्धिज्म, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। वैदिक कालीन के अंतर्गत हमें केशवरवाद, बहुदेववाद, कितने प्रकार के देवी देवता हुआ करते थे, किस प्रकार का रहन सहन था, स्त्रियों की दशा क्या थी, वैदिक काल के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल किस प्रकार से आगे बढ़ा, किस प्रकार से चीज़ें बदली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा रिलीजियन में पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय थे, शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त इत्यादि जो संप्रदाय थे, सूर्य संप्रदाय इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। और फिलॉसफी, दर्शन के अंतर्गत अद्वैत, द्वैताद्वैत, इसके अध्ययन हम करेंगे। जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है, वेदांत दर्शन है, और जितने भी 6 षड दर्शन है उसको मैं आपको बेसिक्स बता दूंगी ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इसके बाद है, जैसा कि लिखा है, जैनिज्म, बौद्धिज्म। तो जैनियों के मत क्या थे, कितने गुरु हुए, कितने प्रकार के उनके जो रूल्स हैं, निर्वाण, कैवल्य, इन दोनों जैनिज्म और बौद्धिज्म में किस प्रकार के रहे हैं, महावीर स्वामी के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, इसको हम कवर करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी क्या रही है, इस पे भी हमें डिस्कस करना है। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें पेपर में जिसमें से क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि फ्रॉम बिगिनिंग टू गुप्ता पीरियड, अर्ली मिडाइवल इंडिया। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू गुप्ता पीरियड में हम क्या अध्ययन करेंगे कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार की कला थी, किस प्रकार की कला प्रचलित थी। उसके बाद स्तूपास का निर्माण जब शुरू हुआ, फिर उसके बाद किस प्रकार से बौद्ध धर्म के जितने भी चीज़ें, आर्किटेक्चर्स हमें मिले, किस प्रकार से सिक्के कितने प्रकार के थे, किस प्रकार का आर्ट था, किस प्रकार का उनका लिपियाँ थी, उस सब को जो है हम अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद बेसिकली हमें इसमें जो है ना, जो भवन निर्माण की कलाएँ हैं, जो स्थापत्य कला है, उसे पढ़ना है। तो इसमें जो मेजरली हमें पढ़ना है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला को पढ़ना है। स्थापत्य कला के अंतर्गत चाहे गुप्ता पीरियड तक पढ़ना है तो स्तूपास होंगे, केव्स होंगी। उसके बाद गुप्ता पीरियड में किस प्रकार से मंदिरों का विकास हुआ, कितने मंदिर बनाए गए, किस आर्किटेक्चर में बनाए गए, उनका शैली क्या था भवन निर्माण का, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अर्ली मिडाइवल इंडिया, इसके अंतर्गत हम जो है अध्ययन करेंगे शैलियों का कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शैलियाँ रही हैं, कितने मंदिर रहे हैं, मुढेरा, खजुराहो, कैलाश इत्यादि, कोणार्क इत्यादि मंदिरों को इसके अंतर्गत हमें कवर करना है। तो बहुत इजी और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडियन पैलीग्राफी एंड एपिग्राफी, क्वेश्चन का वेटेज कम रहता है पर पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में है। क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल एनटीए। तो पैलीग्राफी, एपिग्राफी, पुरालिपि शास्त्र, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए नहीं हुए हैं। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से पुरालिपि का विकास हुआ है, किस काल में किस प्रकार की पुरालिपियाँ रही हैं, किस प्रकार के अभिलेख
शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, अभिलेख शिलालेख कितने प्रकार के कहाँ से प्राप्त होते हैं, उस पर किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया है, इसको हम पैलीग्राफी एंड एपिग्राफी वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक। मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक, मुद्रा शास्त्र, बात एक ही है। सिक्कों का अध्ययन, इसके अंतर्गत हम प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे, चाहे वो पंचमार्क सिक्के हों, चाहे कांस्य सिक्के हो, जितने भी प्रकार के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, जिस भी डायनेस्टी में जिस प्रकार की मोहरें सिक्कों पे प्राप्त होती हैं, उसका अध्ययन हम जो है न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत करते हैं। आगे आ जाते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन पे। प्राचीन भारतीय जो सभ्यताएं थी उसका अध्ययन जो है हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंतर्गत करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इंडियाज कल्चरल कॉन्टेक्ट्स विद साउथ ईस्ट एशिया। तो इसके अंतर्गत मेनली हमें कंबोडिया को पढ़ना है। कंबोडिया की किस प्रकार से भारत से निकलकर ज्यादातर बौद्ध धर्म विदेशों में पहुंचा, साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचा, तो उसकी जो चर्चा है हम इसी टॉपिक के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये टॉपिक आपको पता नहीं क्यों कठिन लगता है बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है। एक फ्लो में आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें समझते जाएंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। तो हिस्ट्री राइटिंग इतिहास लेखन, कि प्राचीन काल में इतिहास लेखन किस प्रकार का था, किस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लिखने के स्रोत क्या क्या होते हैं। इसके अलावा मिथक क्या होता है, नाराशंसी पुराण के जो 5 तत्व हैं जिसके माध्यम से उसे लिखा जाता है, किस प्रकार से चरित काव्य लिखे जाते हैं, और कुछ चरित काव्य हमें पढ़ने भी हैं, उसका अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे। और वंशावलियों का भी अध्ययन, वंशावली काव्य जो ग्रंथ होते हैं उसका भी अध्ययन हमें जो है हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत करना है। अगला टॉपिक, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। तो विज्ञान का इतिहास और प्रौद्योगिकी, भारत में विज्ञान का इतिहास और प्रौद्योगिकी, कि भारत में किस प्रकार से विज्ञान का विकास हुआ है, किस प्रकार से चीज़ें बदली हैं। फिर हम इसको स्टोन एज से भी देखेंगे कि किस प्रकार से पत्थर के औजार बनाए गए, किस प्रकार से औजारों के साथ साथ जो है प्रौद्योगिकी विकसित की गई, भवन निर्माण की कलाएं विकसित की गई, किस प्रकार से कांस्य युग में पहुंच के धातुओं को मिक्स करके सिक्के बनाने का, धातुओं को मिक्स करने का प्रचलन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत जो है हम इन्हें पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमें इसके अंतर्गत जो सूत्र ग्रंथ हैं जिसमें ज्यामिति कहाँ से आई भारत में, इसके बारे में पढ़ेंगे। शून्य, आर्यभट्ट, इन सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। गणित का विकास, प्राचीन भारत में गणित का विकास कैसे हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। अभी इस सिलेबस डिस्कशन, ये होल सिलेबस है आपका, पर इसमें एक टॉपिक छूट रहा है जो शायद गलती से पीपीटी में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन का वेटेज उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री, पहले प्री हिस्ट्री पे बात करते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री पे भी बात कर लेंगे। तो प्री हिस्ट्री क्या, प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो जिसमें हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त होते हैं, कोई लिखित साक्ष्य या कोई रिटन सोर्स नहीं प्राप्त होता है, उसे जो है हम प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हमारा स्टोन एज आ जाता है। तो स्टोन एज हमें पढ़ना है, स्टोन एज। तो स्टोन एज के अंतर्गत पाषाण युग, पाषाण काल के अंतर्गत हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को पढ़ना है, और किस प्रकार से लोगों का रहन सहन, खान पान सब विकसित होता गया, किस प्रकार के औजारों में विकास देखने को मिले, पहिए का आविष्कार हो, चाहे अग्नि की खोज हो, सब हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री पर। प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री होती है जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ रिटन एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु
उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता है। वो लिखित साक्ष्य अभी पढ़े नहीं जा चुके हैं, उसको हम रखते हैं प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। तो प्रोटो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है सिंधव कालीन सभ्यता। और अभी आप रिसेंट जो आर्टिकल है जो इस सिंधव कालीन सभ्यता से रिलेटेड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो भी पढ़ें। और जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि इवोल्यूट कैसे होता रहा है, इसके नामों में परिवर्तन कैसे आता रहा है और सभ्यता का नामकरण कैसे होता रहा है। हालांकि वर्तमान में सिंधु सारस्वत सभ्यता मेजरली लोग यूज करते हैं, और क्योंकि ये सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारों पर पाई जाती है तो इसीलिए इसको सिंधु सारस्वत सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या? इसके अंतर्गत कांस्य की जो मूर्तियां हैं, वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, आपको पता है ना, किस प्रकार से उसके नगर विकसित थे, ग्रेट बाथ इत्यादि को हमें इसके अंतर्गत प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है, सिंधव कालीन सभ्यता जिसको हम कहते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी साथ साथ उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मैं करूँगी। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूँगी ताकि आपका फ्लो ना टूटे। क्लास में लूँगी, हर एक टॉपिक पढ़ लूँगी, हर टॉपिक के सब टॉपिक्स पढ़ लूँगी। उसके अलावा मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दे देती हूँ ताकि आप खुद भी अध्ययन करें और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो वो बुक्स है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, केसी श्रीवास्तव। AIHC पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों ने ये किताब पढ़ी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो इस किताब को पढ़ें। और ज़्यादातर आपके जो पॉइंट्स है, जो आपके सिलेबस NTA के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो टॉपिक्स है, ये ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर करता है और बहुत डिटेल में कवर करता है। तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है अगर आप केसी श्रीवास्तव की बुक प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊं इसके साथ साथ कुछ दूसरे रिसोर्सेज को भी यूज़ करूं ताकि और बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो और आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिले। दूसरी किताब पर आ जाते हैं, प्राचीन भारत, सौरभ चौबे। ये हाईली रिकमेंडेड बुक है मेरी तरफ से कि आप ये किताब ले लें और इसको पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके CUET PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप सौरभ चौबे को ले लें तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और ये रहे रिसोर्सेज। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, NTA का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाने वाला है, इस पे भी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप कि आपके सभी डाउट जो है सिलेबस के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो मैं आपसे लाइव जुड़ती रहूँगी तो आप उसमें उससे क्लियर कर लेंगे और आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी मिले। आप जहाँ जाना चाहते हैं, BHU, JNU, DU, वहाँ पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। आप भी मेहनत करिए, मैं भी करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी करते रहो।